नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने मंगलवार को संजय शर्मा म्यूजियम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया है और इसे शैक्षणिक विरासत के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ज्ञान विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभाई है। विदेशी आक्रांताओं ने हमारी धरोहर को अपनाकर उसे अपना बताया। राज्यपाल ने संग्रहालय में प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान आविष्कारों से जुड़ी दुर्लभ वस्तुओं का अवलोकन किया। संग्रहालय में कागज निर्माण, समय गणना के यंत्र, कलाकृतियां, प्राचीन पांडुलिपियां देखने के बाद उन्होंने इसे देश की अनमोल धरोहर बताया है। महत्वपूर्ण जानकारियों को संरक्षित करता है जो कि भविष्य को समझने में मदद करता है। साथ ही वस्तुओं के बारे में सचिव तिलक शर्मा ने उन्हें जानकारी दी है। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने बुधवार को चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के निवास स्थान पर पहुंचकर उनकी पत्नी के आकस्मिक निधन पर गहरी शोक संवेदना जताई है। राज्यपाल ने दुख की इस घड़ी में खिवसर और उनके परिवार के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त की, उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने परिवार को इस कठिन समय में साहस और शक्ति की कामना की है। राज्यपाल के साथ अन्य नेता भी शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे और साथ ही मंत्री खिवसर को समर्थन दिया। इस मौके पर शोक संतृप्त परिवार के प्रति गहरी सहानुभूति दिखाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की तैयारी को लेकर बैठक की अध्यक्षता की है। यह कॉन्क्लेव 11 और 12 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश साझेदारियों को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के एमओयू की प्रगति के बारे में निवेशकों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कॉन्क्लेव के दौरान कई निवेश योग्य परियोजनाओं की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 2026 के राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के विजन को भी प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभागवार ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए और कई रनअप कार्यक्रम और विशेष सत्रों का आयोजन करने की बात कही। इस कॉन्क्लेव से प्रदेश में निवेश के नए अवसर खुलेंगे तो राजस्थान के विकास को गति देंगे। राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव 2025 का ऐलान हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक की अध्यक्षता की है और ये कॉन्क्लेव 11 और 12 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश साझेदारियों को मजबूत करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के एमओयू की प्रगति के बारे में निवेशकों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कॉन्क्लेव के दौरान कई निवेश योग्य परियोजनाओं की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 2026 के राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के विजन को प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभागवार ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कई रनअप कार्यक्रमों, विशेष सत्रों का आयोजन करने की बात कही। इस कॉन्क्लेव से प्रदेश में निवेश के नए अवसर खुलेंगे जो राजस्थान के विकास को गति देंगे। राजस्थान सरकार द्वारा संकल्प पत्र 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आयोजित की गई है। तो वहीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संकल्प पत्र भी दिए गए। वादों और घोषणाओं के सटीक और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है ताकि समृद्ध, आत्मनिर्भर, विकसित राजस्थान के निर्माण की दिशा में ठोस प्रगति हो सके। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने की है, जबकि कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुरेश रावत और साथ ही बाबूलाल खराडी भी इस बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक में राज्य सरकार की कई योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई।
जिससे राजस्थान के विकास को गति मिल सके। संकल्प पत्र 2023 की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई है। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आयोजित हुई। डिप्टी सीएम ने बैठक की अध्यक्षता की, कई योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की है। दरअसल बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने की, जबकि कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुरेश रावत, बाबूलाल खराडी भी इस बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक में राज्य सरकार के कई योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई है। तो वहीं जयपुर में प्रदेश के ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने जिला परिषद सभागार में विद्युत, पेयजल, चिकित्सक और आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। मंत्री ने प्राचीन जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है। जल संरक्षण की शपथ दिलाई है। विद्युत विभाग को सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने और विद्युत तंत्र पर का सुदृढ़ीकरण करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिकित्सक विभाग को सीएचसी से डॉक्टरों की नियुक्ति और अस्पतालों में पेयजल व्यवस्था की जांच करने को कहा। मानसून के दौरान जलदाय विभाग को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी। पशुपालन विभाग से उपचार में कोताही नहीं बरतने की हिदायत दी। बैठक में जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। एसएमएस अस्पताल की मोर्चे के बाहर डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत के बाद में जारी धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा। परिजनों के साथ बिश्नोई समाज और छात्र संगठनों के नेता धरने पर बैठे रहे। जैसे ही धरना स्थल पर टेंट लगाने के लिए कर्मचारी पहुंचे, पुलिस ने उन्हें जबरन रोक दिया और टेंट नहीं लगाने दिया। पुलिस ने छात्र नेताओं को हटाने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया, लेकिन जैसे ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल धरनास्थल पर पहुंचे, पूरा माहौल बदल गया। बेनीवाल ने कहा कि अब मैं आ गया हूं, अब परिजनों को कोई भी नहीं हटा सकता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया और प्रशासन पर दबाव डालकर मामले को रफा दफा करना चाहती है। बेनीवाल ने सरकार से दोषी विभागाध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि यह मामला अब पूरे प्रदेश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी को काला दिवस के रूप में मनाएगी। इस अवसर पर पार्टी प्रदेश भर में बूथ, मंडल, जिला और संभाग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी ताकि देश की नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय से अवगत कराया जा सके। राठौर ने कहा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लागू किया, जिससे भारतीय लोकतंत्र की हत्या हुई। उन्होंने चुनावी धांधली की और न्यायपालिका के फैसले को चुनौती दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगी है और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। राठौर ने कहा कि बीजेपी जागरूकता अभियान चलाकर इस काले दिन की जानकारी जन जन तक पहुंचाएगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और विकास की नीतियों से प्रेरित होकर कांग्रेस, आपको बताते चलें कि नेता लगातार कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने श्रीगंगानगर जिले के कांग्रेस जिला महासचिव जवाहरलाल अग्रवाल, नगर पालिका केसरी सिंहपुर अध्यक्ष सुमित्रा रानी अग्रवाल और कांग्रेस नेता लक्की चावला को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच और नाहर सिंह जोधा, साथ ही श्रीगंगानगर से पृथ्वीपाल सिंह, महेंद्र कुमार और गुरप्रीत सिंह बराड़ भी उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने नवनिर्वाचित नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को श्रीगंगानगर जिले में मजबूती मिलेगी। आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति और सशक्त होगी। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने चैन लुटेरों के मामले में घायल महिला वंदना से आज एक प्राइवेट अस्पताल में मुलाकात की और महिला के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली है। खाचरियावास ने कहा कि महिला की हालत गंभीर है और अब तक सरकार और पुलिस के हाथ खाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयपुर में महिलाएं और आम आदमी सुरक्षित नहीं है। खासकर श्यामनगर जैसे वीआईपी एरिया में रोजाना चैन लूट की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के शासन में पिछले 1.5 साल में जयपुर में 5,000 से भी ज्यादा चेन लूटने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस केवल बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब श्यामनगर में महिला घायल हुई तब पुलिस नहीं पहुंची, जबकि स्थानीय पार्षद ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। खाचरियावास ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे खुद जयपुर के हालात संभालें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर आपको बताते चलें कि खाचरियावास ने मुलाकात भी की और साथ ही घायल महिला से मिलने पहुंचे हुए थे। खाचरियावास पुलिस और सरकार पर कड़ी आलोचना भी की है। खाचरियावास ने सीएम से अपील की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने की बात कही है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने चैन लुटेरों के मामले में घायल महिला वंदना से एक प्राइवेट अस्पताल में मुलाकात की, स्वास्थ्य की जानकारी ली और साथ ही उनका हालचाल भी जाना और आरोप भी लगाया कि जयपुर में महिलाएं और आम आदमी सुरक्षित नहीं है। खासकर श्यामनगर जैसे वीआईपी एरिया में रोजाना चैन लूट की घटनाएं हो रही हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के शासन में पिछले 1.5 साल में जयपुर में 5,000 से भी ज्यादा चेन लूटने की घटनाएं सामने आई हैं। श्यामनगर में एक महिला का पर्स छीनने की कोशिश में वो लुटेरे जब पर्स छीनते हैं, वो महिला नीचे गिर जाती है और अभी उसकी हालत चिंताजनक है। पुलिस दूसरे दिन पहुंचती है। राजधानी जयपुर में रोज चैन तोड़ना, पर्स छीनना, महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होना, महिलाओं का डर पैदा होना, महिलाएं अकेली जयपुर में निकलना बंद कर दिया महिलाओं ने। भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। कानून व्यवस्था राजधानी जयपुर में चौपट हो गई। पूरा आप गूगल पर जाइए, खोलिए, जयपुर देश का सबसे सुरक्षित शहर माना जाने लगा है। अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं, आम आदमी थाने में जाने से डरता है। श्यामनगर थाना वीआईपी क्षेत्र माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब इस वक्त श्यामनगर थाना क्षेत्र की है। वहां कोई थाने में चला जाए तो अपराधियों से ज्यादा तो पुलिस से डरने लगा है। श्यामनगर थाना क्षेत्र की इतनी बुरे हालात है कि राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री जी रहते हैं, पूरी सरकार रहती है, तो आपको तुरंत इस घटना पर एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को जाकर महिला से मिलना चाहिए। कौन लोग जिम्मेदार है? पुलिस के लोगों ने ये कैसे कह दिया हमारा क्षेत्र नहीं आता? यदि आप किसी थाने में जाएंगे, थाने वाले कहेंगे हमारा क्षेत्र नहीं आता, तब तक अपराधी हत्या कर देंगे, पर्स लूट लेंगे, महिलाओं को उठाकर ले जाएंगे। तो ये हालात बहुत खराब है और मुख्यमंत्री जी से और मैं बीजेपी की सरकार से कहूंगा, जयपुर में हालात चिंताजनक है। रोज महिलाओं की चैन टूट रही है
बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, महिलाएं डरी हुई है, घबराई हुई है। आपको व्यवस्था करनी चाहिए। भाजपा सरकार को निकलकर कानून व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। वैसे पूरे राजस्थान की कानून व्यवस्था चौपट है, लेकिन राजधानी जयपुर के हालात बहुत खराब है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 13 में सीकर रोड पर न्यू ट्रांसपोर्ट नगर योजना की 8 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया है। इस दौरान 3 अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया गया है। साथ ही गिलकी नागल नायला रोड कनौता में नहर की 400 मीटर सरकारी भूमि पर भी अवैध कब्जे हटाए गए। इसके अलावा जोन 13 के कई जगहों पर अवैध कॉलोनियां और निर्माण कार्य ध्वस्त किए गए। जेडीए द्वारा साल 2023 में 817 बीघा और 2025 में 453 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। प्रवर्तन कार्रवाइयां जो है वो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी की निगरानी में पूरी की गई है। महानिरीक्षक पुलिस जेडीए कैलाश चंद्र बिश्नोई ने नागरिकों से अपील की कि वे अवैध कब्जों निर्माणों के खिलाफ 24/7 हेल्पलाइन पर शिकायत करें, साथ ही इस अभियान में सहयोग भी करें। जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई देखने को मिली। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त भी कराया, 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर हटाया भी गया है। जेडीए द्वारा साल 2024 में 817 बीघा और 2025 में 453 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है और प्रवर्तन कार्यवाही का मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी की निगरानी में पूरी की गई है। महानिरीक्षक पुलिस जेडीए कैलाश चंद्र बिश्नोई ने नागरिकों से अपील की कि वे अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें और इस अभियान में सहयोग भी करें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सोमवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत चूरू जिले के चलकोई स्थित बालाजी जोहड़ में जल पूजन किया है और पौधारोपण और श्रमदान कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस अवसर पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पानी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप हम प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति अपने दायित्वों को समझें, उनका समुचित निर्वहन करते हुए प्राकृतिक संपदा का संवर्धन करें। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में जनता की भागीदारी ही इसकी सफलता की कुंजी है। हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक आदतों में शामिल करें। हमें हमारी पीढ़ी में जल और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सोच विकसित करनी होगी। वर्तमान में केंद्र सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपए के पेयजल पर बजट खर्च कर लिया है और इसी के साथ गरीबों वंचित वर्ग को आवास, खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनाज फ्री इलाज आदि सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि हम पेड़ लगाएं, उनके सर्वाइवल की जिम्मेदारी भी लें। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते चलें कि इतिहास साक्षी है कि अहंकार ना तो रावण का रहा है, ना ही कंस का रहा है। उन्होंने कहा कि आज संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस के नेता भूल जाते हैं कि उन्होंने आजाद भारत का पहला संविधान संशोधन महज 1 साल से भी कम अंतराल पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाने के लिए किया है। इसके बाद तो अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं जब कांग्रेस ने संविधान को अपने पैरों तले रौंदा था। अब वे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस राज्य में तुष्टीकरण और निजी राजनीति लाभ के लिए जयपुर, कोटा, जोधपुर को 2 भागों में विभाजित भी किया जाता है, लेकिन भजनलाल सरकार ने जनभावनाओं और जनसंख्या को देखते हुए सैद्धांतिक रूप से हमने इन
तीनों ही स्थानों पर एक एक निकाय के रूप में चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत अजमेर जिले में आयोजित त्रिदिवसीय श्रमदान अभियान का समापन सोमवार को आना सागर झील के तट पर हुआ। जल संसाधन एवं जल संसाधन आयोजन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वरुण सागर पुलिस चौकी के समीप आना सागर तट पर श्रमदान करते हुए अभियान में भाग लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कई सामाजिक संगठनों प्रतिभागियों को उनके सराहनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आना सागर झील अजमेर की पहचान और गौरव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 5 से 20 जून तक चल रहे इस राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण एवं भूजल स्तर को बढ़ाना है और ये त्रिदिवसीय श्रमदान जन भागीदारी प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो रहा है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम का भी समीक्षा की गई, जिसके तहत संबंधित योजनाओं की प्रगति, पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत संचालित गतिविधियों का विभागवार ब्यौरा प्राप्त किया गया है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित की जा रही गतिविधियों के जिले में प्रगति का जायजा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सक्रिय और समन्वयता से कार्य करने को कहा। आगामी दिनों में पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़ा के आयोजन को लेकर पूर्व में तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़ा के तहत भी जिले के समस्त विभागों के तहत कई जन कल्याणकारी गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिनमें आमजन की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर पखवाड़े को सफल बनाना है। तो वहीं शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में सोमवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में राज्य की प्रस्तावित एफपीओ नीति और बजट घोषणा के अनुसार साल 2025-26 में 125 नए एफपीओ बनाए जाने, इनके गठन में क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन को ऑन बोर्ड करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। एफपीओ नीति की ओर से प्रभावी बनाने के लिए शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अन्य राज्यों में लागू की गई एफपीओ नीति के प्रभावी बिंदुओं पर व्यापक अध्ययन कर राज्य की एफपीओ पॉलिसी में शामिल किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान समूहों को मजबूती प्रदान की जा सके। मंडोर थाना क्षेत्र में बीएसएफ गेट बालसमंद के बाहर नशे में धुत होकर कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। तेज गाड़ियों के साथ निकलते हुए एक राहगीर को रोककर लूट के उद्देश्य से मारपीट की गई, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। रात्रि करीब 11 बजे कार्यरत भरत एवं उनके साथी अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी अचानक से एक गिरोह ने पत्थरबाजी की, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने भरत और उनके साथियों से 5,000 रुपए और उनका मोबाइल लूट लिया। बुरी तरीके से भरत और उनके साथियों को पीटा है, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने थाने में दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।